नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो भारी भीड़ उमड़ पड़ चुकी है। यहां पेट्रोल पंप से रोड शो की शुरुआत की गई। सीएम के स्वागत के लिए बस अड्डे पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। रोड शो में भारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान, यमुनोत्री, संजय डोभाल और पुराला विधानसभा के विधायक दुर्गेश लाल मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामलीला मैदान में आयोजित दीदी भूली महोत्सव में कहा, हमने विधानसभा में विधेयक लाकर यह सुनिश्चित कर दिया है कि हमारे राज्य में जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलेंगी उसमें माताओं बहनों को 30 का आरक्षण मिलेगा। हम उन सभी योजनाओं को अमल में लाएंगे जिससे माताओं बहनों के आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। प्रदेश के अंदर भी हम अपनी मातृशक्ति को, हमारी दीदी भूलियों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर इस प्रयास में लगे हैं कि हमारी मातृशक्ति के जीवन को जितना ऊपर उठाया जा सकता है, जिनको उन्नयन की ओर ले जाया जा सकता है, उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, उनको सशक्तिकरण की ओर ले जाया जा सकता है, हर प्रकार से उनको आत्मनिर्भर बनाना हो या उनको स्वरोजगार से जोड़ना हो, रोजगार से जोड़ना हो, उस सभी क्षेत्रों में हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने इस प्रक्रियाओं के तहत 30% का आरक्षण राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में हमारी माताओं बहनों को, दीदी भूलियों को देने का हमने यहाँ पर कानून बना दिया है, यहाँ पर हमने विधेयक पास कर दिया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे राज्य के अंदर, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में हमारी माताएं बहनें कितनी कठिनाइयों में काम करती हैं, उनका जीवन कितनी कठिनाइयों में बीतता है, किस प्रकार से वो अपने खेती बाड़ी करती है, किस प्रकार से बच्चों का लालन पालन करती है, अपने घर में जानवरों को पालती हैं, किस प्रकार से अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये विधेयक विधानसभा के अंदर लाकर ये विधेयक में सुनिश्चित कर दिया कि जितनी भी हमारी सरकारी नौकरियां निकलेंगी उसमें 30% का आरक्षण केवल और केवल हमारी माताओं बहनों के लिए होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी योजना और नंदा गौरा योजना, मातृवंदना योजना, महिला पोषण जैसी अनेकों योजनाएं हमने प्रारंभ की हैं। उन योजनाओं के बारे में बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हम उन सभी योजनाओं को अमल में ला रहे हैं या आगे भविष्य में लाएंगे जिससे हमारी दीदी भूलियों के जीवन स्तर में उनके आगे बढ़ने के अवसर प्रदान हो, उनके आगे बढ़ने के रास्ते बने। हम अपनी मातृशक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए हर 2024 की लोकसभा चुनाव को बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है। भाजपा की हाई लेवल की देहरादून में हुई बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के मिशन की रणनीति पर कई घंटों तक विचार मंथन हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार अधिक से अधिक मतों के साथ में सीट को जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी की हुई बैठक हाई लेवल की इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ में 5 लोकसभा सीटों के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ में कई पदाधिकारी शामिल रहे। दुष्यंत गौतम का कहना है कि जिन सीटों पर बीजेपी को पिछले चुनाव में कम मत मिले थे, वहां किस तरह से मतों को बढ़ाया जाए, इस बात पर भी विचार मंथन किया गया है। सात मोर्चे हैं, सातों मोर्चों की अलग अलग भूमिका है। अनुजाति मोर्चा है वह अनुजाति वर्ग में जाएगा, एसटी में जाएगा, महिला सामूहिक महिलाओं की चिंता करेगा, युवा की चिंता करेगा। सब प्रकार 7 प्रकार के मोर्चे हैं। सभी अपने अपने अभियान को लेके गति देंगे और सभी ने ही अभी से लेकर मार्च तक का अपना प्रोग्राम बनाकर पेश किया गया है और उनको बताया गया है।
और हर मोर्चे के अपने अलग अलग प्रोग्राम होंगे। उसके साथ साथ हमारे अंतिम बूथ तक हमारी गतिविधि हर मोर्चे की पहुंच जाए, इसकी चिंता है और संगठन भी उसमें पहुंचेगा। उस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सुबह से हम बैठे हैं, 4 सत्रों में 4 तरीके से हमने आज चर्चा की है, जिसके अंदर पहला सत्र था प्रदेश के राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक परिदृश्य, उसमें हमारी भूमिका और हमें क्या चुनौतियां हैं, हमें क्या करना है और सरकार ने उसमें क्या किया है। दूसरा सत्र था संगठनात्मक तैयारी, प्रदेश में 15 प्रमुख से लेकर सांसद तक किस प्रकार से अभियान चलाया जाए, पंचायत से लेकर सांसद तक सभी प्रतिनिधियों की सहभागिता रहेगी, उस पर विचार किया गया। अभियान गतिविधियां, इसमें यात्राएं होंगी, जनसभा होंगी, लाभार्थी संपर्क होगा और वर्गाकार कार्यक्रम भी उसमें निर्धारित किए गए हैं। हर वर्ग में हमारा जाना हो जाए, ऐसा हमने योजनाएं बनाई हैं। साथ साथ हर प्रदेश का अलग अलग नजरिया है, यहाँ की चुनौतियां अलग है, अनेक प्रदेश की अलग अलग, उसको लेकर हम चल रहे हैं। चौथा हमारा है पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान गदरपुर विधायक अरविंद पांडे का सपना पूरे होने जा रहा है। 13 किलोमीटर सड़क 18 करोड़ की मंजूरी मिलने के बाद गूलरभीज में विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे द्वारा कहने पर मुख्यमंत्री ने गूलरभोज के दाल बाबा मंदिर से लेकर तिलपुरी गांव तक 13 किलोमीटर की सड़क राज्य योजना के तहत मंजूर की गई है। इसमें 18 करोड़ रुपए की लागत से 21 फीट चौड़ी आरसीसी सड़क बनानी जाएगी। यहां आने वाले पर्यटकों को इससे फायदा होगा और इस सड़क के बनने के बाद स्थानीय लोगों के रोजगार में पर्यटन के माध्यम से वृद्धि होगी। इस जलाशय को हिंदुस्तान का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाया जाए, ये सपना हमने देखा था आप लोगों के माध्यम से। यहाँ की स्थानीय जनता के आशीर्वाद की बदौलत सपना देखा था और थोड़ा थोड़ा काम किया गया, जिसका प्रमाण है कि अभी 1 जनवरी बीता है, जो मेरे पास फीडबैक है कि साहब 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ घूमने आ गए। इसका मतलब इस डेस्टिनेशन के प्रति लोगों में आकर्षण है, लोगों को विश्वास है और मैं इसके लिए स्थानीय जो नौजवान हैं, किसान हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आम जो पर्यटक हैं, इनके साथ लोगों ने अतिथि देवो भव की भावना अपनाई, जिसकी वजह से आम जनता यहाँ बड़ी मात्रा में आ रही है। जब आम पर्यटक यहाँ आने लगा तो उनको कुछ कठिनाइयाँ भी हुई हैं। मैं उसके लिए अवस्थापनाओं की कुछ कमी थी, पर्यटकों को दिक्कत आई, मैं उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, लेकिन हमने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जैसे मेन समस्या थी सड़क की, तो उस सड़क के लिए हमने प्रयास किया और मैं आज आपके माध्यम से अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस 13 किलोमीटर का जो लगभग सड़क का प्रस्ताव हमारी तरफ से गया था, इसकी स्वीकृति हो गई है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मुख्य विषय यही है कि बाबा डल मंदिर से लेकर इस बौर जलाशय तक, बौर जलाशय से लेकर गूलरभोज होते हुए तिलपुरी जंगल की बल्ली तक लगभग 13 किलोमीटर की सड़क की स्वीकृति हो गई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 21 फीट होगी। सिंचाई विभाग कार्यदायी संस्था है। 1 सप्ताह के अंदर टेंडर की सारी प्रक्रिया कर ली जाएंगी और टेंडर की प्रक्रिया होते ही इसका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से जो पर्यटक यहाँ पहले आए और कुछ कमियां देख के गए, तो मैं उन सभी पर्यटकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो छवि आप पहले लेके गए उसको मन से आप लोग निकालिए और जो कमी आप देख के गए उन सब कमियों को ठीक करने का हमने बीड़ा उठाया हुआ है और हम निरंतर इस पे लगे हुए हैं। जिसमें प्रमुख कमी थी सड़क की, तो सड़क का पैसा हमने 18 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिला दी है। कार्य प्रारंभ यथाशीघ्र हो जाएगा, तो आप आने वाले समय में आप सभी पर्यटक अपने परिवार के साथ आप यहाँ घूमने आइए, कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। रही बात सुरक्षा, हमारी प्राथमिकता है, हम इसके लिए भी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस ने 5 लोकसभा चुनाव सीटों पर अपने कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं को एक लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। वहीं टिहरी से मंत्री प्रसाद निथानी, गढ़वाल सीट पर विक्रम नेगी, अल्मोड़ा सीट पर डॉक्टर जीतराम और ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर गोविंद सिंह कुंजवाल को जिम्मेदारी दी गई है।
हमारे पार्टी के हाईकमान ने 5 सीनियर लोगों को पांचों लोकसभा के प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया है। कल ये नियुक्ति पत्र आया है। आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी को नैनीताल लोकसभा दी गई है। आदरणीय पूर्व अध्यक्ष हमारे गणेश गोदियाल जी को हरिद्वार सीट का कन्वीनर बनाया गया है। तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में डॉक्टर जीतराम जी को बनाया गया है। टिहरी में आदरणीय हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी पूर्व मंत्री, उनको बनाया गया है। और जो गढ़वाल की हमारी पौड़ी की सीट है उसमें आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जो हमारे सीनियर विधायक हैं उनको प्रभारी बनाया गया। और मेरी शुभकामनाएं उन सबको। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने जिले में तैनात 22 दरोगाओं सहित 2 इंस्पेक्टरों के तबादले देर रात किए। इसके अलावा अग्रिम आदेश तक एंट्री ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट के इंचार्ज इंस्पेक्टर बसंती आर्या को किच्छा कोतवाली का चार्ज आवंटित करते हुए तत्काल प्रभाव से चार्ज ग्रहण करने के आदेश दिए हैं। एक तरफ रुद्रपुर शहर के कोतवाल विक्रम राठौर को पुलिस लाइन रुद्रपुर और इंस्पेक्टर धीरेन्द्र कुमार को उनकी जगह रुद्रपुर कोतवाली का कोतवाल बनाया गया है। – 2024 के लोकसभा चुनाव का बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है। बीजेपी की हाई लेवल की देहरादून में हुई बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के मिशन की रणनीति पर कई घंटों तक विचार मंथन हुआ। एक रिपोर्ट 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार अधिक से अधिक मतों से 7वीं सीट का जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी की हुई हाई लेवल की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ में 5 लोकसभा सीटों के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ में कई पदाधिकारी शामिल रहे। दुष्यंत गौतम का कहना है कि जिन सीटों पर बीजेपी को पिछले चुनाव में कम मत मिले थे, मुख्य फोकस अगली बार से बड़ी जीत। और मैं कह सकता हूं हमने अपने कार्यक्रम श्रृंखला इस रूप में बनाई है। हमारे सारे मोर्चों को जो कार्यक्रम दिए हैं, पार्टी ने जो कार्यक्रम लिए हैं, ये मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए ही हमने कार्यक्रम रचना तैयार की है। आज हमने मार्च तक के कार्यक्रम तय किए, जिसमें हमने नव मतदाता सम्मेलन युवा मोर्चों को दिया। बड़ी संख्या में नए वोटर्स मैंने हैं, उन सबको एकत्र करके उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। इसके साथ साथ समाज के हर वर्गों के साथ कैसे हम मिल सकते हैं, उनके कार्यक्रम की रचना तैयार किया। और सबसे बड़ी बात है कि अनेकों दलों के लोग अब भारतीय जनता पार्टी जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे खोले हैं और कल से ही लगातार ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरे प्रदेश के अंदर। अंकिता भंडारी कांड को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बार जहां 14 जनवरी से यात्रा निकालने जा रही है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यह पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में विचाराधीन मामले पर किसी तरह से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, मगर कांग्रेस पार्टी मुद्दाहीन हो चुकी है। यही वजह है कि अर्गल बयानबाजी कर रही है। देखिए भैया, कांग्रेस मुद्दाहीन हो चुकी है, मामला न्यायालय में है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश का मुख्य सचिव न्यायालय पर अविश्वास व्यक्त कर रहा है। और मुझे दुख इस बात का होता है, आज वो बिटिया हमारे मध्य में नहीं है। जिस प्रकार से मृत्यु के बाद पर लांछन लगाए जा रहे हैं, ये कम से कम सबके लिए चिंता की विषय है। उत्तराखंड की मातृशक्ति अब कांग्रेस को जवाब देने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पुलिस महकमे में आईपीएस के ट्रांसफर होने के बाद अल्मोड़ा के नवनियुक्त एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने कार्यभार संभाला। आगामी लोकसभा चुनाव को चैलेंज बताते हुए एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने की बात कही। नवनियुक्त एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने लॉ एंड ऑर्डर, यातायात और नशे पर कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, अल्मोड़ा नो डाउट एक चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें मैं मुख्य रूप से जो आजकल नशे की जो समस्याएं हर जगह फैल रही है, उसके ऊपर मैं काम करना चाहूँगा, मेरी प्राथमिकता रहेगा। साथ साथ में यहाँ की जो ट्रैफिक की समस्या है, जो साइबर क्राइम्स आजकल जो बढ़ रहे हैं, वो भी मेरे जो कह सकते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज़ के अंदर रहेंगे।
इसके अलावा चूंकि निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव है, वो तो नो डाउट सभी के लिए चैलेंजिंग है, तो उसको भी हमें पीसफुली कंडक्ट करवाना है, वो भी एक चुनौती रहेगी जिस पे मैं काम करूंगा, अभी से काम करना पड़ेगा। साथ साथ में चूंकि लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, इसके ऊपर हमें कह सकते हैं कि हमारा मेन आजीविका यही है, असली काम तो ये है ही, तो ये ऑब्वियसली हमेशा हमारी नज़र में रहेगा। तो ये मेरी फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रभु श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन सार्वजनिक अवकाश को लेकर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति ने प्रेस वार्ता की। उत्तरांचल प्रदेश क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की। इस अवसर पर महोत्सव समिति के सदस्यों ने कहा कि कितने संघर्षों और बलिदानों के बाद रामलाल अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। उनके भव्य आयोजन को देखने के लिए सरकार को भी अवकाश घोषित करना चाहिए, ताकि सभी लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण देख सके और अपने घर में हंसी खुशी से दीपावली मना सके। 22 तारीख को जैसे हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में, जहां उनका मूल निवास, जहां पर उनका जन्म हुआ था, वहां पर मूल जन्म स्थान पर हो रही है। हम सरकार से सिर्फ इतना निवेदन करते हैं कि 22 तारीख को एक सार्वजनिक अवकाश आप घोषित करें, ताकि सभी लोग हर्ष और उल्लास से, जिस प्रकार से दीपावली से भी बड़ा पर्व बनाने की इसकी हमारी जो कोशिश है, दीपावली से भी बड़ा पर्व मनाने की कोशिश है। कभी कोई भंडारा, कभी कोई आयोजन, कभी कोई सहभोज दीपावली पे हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस बार इतने सहभोज और इतने भंडारे 21 और 22 तारीख में होने जा रहे हैं, जो कभी आज तक एक रिकॉर्ड बनेगा। इसकी वजह से हम चाहते हैं कि इसमें कोई व्यवधान, किसी प्रकार का कोई भी, सभी लोग इसमें बराबर की शिरकत करें, ताकि वो अपने अपने कार्य से विरक्त होके उससे जो है इस कार्य को ठीक से कर पाए। यही हमारी मांग है, और करें ताकि हम इस पे उनसे बैठ के चर्चा करें और उनको जो है इस बात के लिए कहीं ना कहीं तैयार करें कि साहब आप इसकी छुट्टी करें। ऑलरेडी राजस्थान में, ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में सरकारों ने घोषणा कर दी है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी हमारे जो प्रशस्वी हमारे यशस्वी धामी जी हैं, वो बढ़ चढ़ के स्टेप्स लेते हैं, इसमें भी वो अग्रणी भूमिका निभाते हुए इसको। पोस्टल सर्विसेज के डायरेक्टर अनुसैया प्रसाद चमोला ने बताया कि डाक विभाग के अंदर फिलहाल पोस्टल ऑर्डर्स की कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि नासिक प्रिंटिंग प्रेस से यह पोस्टल ऑर्डर्स अभी तक छपते हैं, लेकिन कुछ वजह से यह नहीं छप पा रहे थे और 10 वाले पोस्टल ऑर्डर्स की कमी देखने को मिल रही थी। अनुसैया प्रसाद चमोला ने बताया कि 1 से 1.5 महीने के अंदर इनकी आपूर्ति सुचारू रूप से डाक विभाग को हो जाएगी, और अगर बात करें 1 से 2 के पोस्टल ऑर्डर्स की, तो वह भी पर्याप्त मात्रा में डाक विभाग में उपलब्ध है और सभी निकले डाक खानों को भी उन्हें पोस्टल ऑर्डर्स को चलाने के लिए निर्देशित भी किया गया है। ये बीच में देखिए जो पोस्टल ऑर्डर जो छपते हैं वो जो नासिक प्रिंटिंग प्रेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ से छपते हैं। तो कुछ वजहों से जो है ये नहीं छप पा रहे थे, स्पेशली जो 10 रुपये वाला जो पोस्टल ऑर्डर है, और इसकी वजह से इसकी कमी हो गई थी। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें करीब 1 से 1.5 महीने में जो है ये सप्लाई हो जाएंगे हमारे इस उत्तराखंड परिमंडल को। और तब तक जो है स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए हम लोगों ने एक तो जो उससे छोटे डिनोमिनेशन के होते हैं, लाइक 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया या जो 7 रुपया के जो पोस्टल ऑर्डर होते हैं, तो उनको यूज़ करने के निर्देश हमने अपने डाउन द लाइन सभी पोस्ट। सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा कार्रवाई लगातार जारी है, जिसको लेकर अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी क्रम में विकासनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र की विवादित भूमि पर कब्जाधारी द्वारा किए जा रहे निर्माण को सिडकुल द्वारा सरकारी भूमि बताते हुए निर्माणाधीन भवन और बाउंड्री वॉल को बुलडोजर चलवा कर ढा किया गया।
सिडकुल करमाई और स्थानीय पुलिस बल के साथ की गई इस कार्रवाई के दौरान कब्जाधारी का विरोध चढ़ पाया, जिसके चलते इस सरकारी जमीन को अवैध कब्जा हटाते हुए कब्जा मुक्त करा लिया गया है। ये माननीय उच्च न्यायालय से सन 1900 इलाहाबाद से 1998 में भूमि बहाल हुई थी और उच्च न्यायालय के आदेश दिखाने के मात्र इन्होंने इतवार वाले दिन नोटिस दिया और हमें बिना कुछ टाइम दिए हुए 2 घंटे के अंदर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी इन्होंने। और हम एक हफ्ते हमने इनसे टाइम मांगा, नहीं, उन्होंने कहा उच्च न्यायालय को हम कुछ नहीं समझते, हमारे लिए हाई कोर्ट कोई मायने नहीं रखता, आप जो कागज है आप कार्रवाई करते रहो। तो अभी क्या ऊपर से आदेश है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो, इंसाफ हो, हमारे कागज़ देखे जाए, हमारी कोई सुनवाई। ये है कि भाई हमारी सिडकुल की ज़मीन है, सारी इंडस्ट्रियल लगी हुई है, सारे इंडस्ट्री वाले लोग आ रहे हैं, ज़मीन हमारे पास बहुत सीमित है। उसके बाद भी मुझे पूछे बगैर जो है, मैं आ रहा हूँ यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, कम से कम अतिक्रमण हो रहा है तो मुझे पूछते ना एक बार, पूछ करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन सरकारी भूमि है ये हमारी, में तो इस तरीके से रातों रात कब्जा करना अच्छी बात है। ये हमने सुना है कि कब्जा भी हुआ है, पेड़ भी कटे हैं, ये सारी, ये अच्छा नहीं है, ये सिस्टम के लिए, उत्तराखंड के लिए अच्छा नहीं है ये सारी चीज़ें। और इस तरीके से कोई अधिकारी बैठा है उसे पूछो तो सही, बात तो करो उनसे। तुम्हारी अगर ज़मीन है तो बैठ करके उसका छानबीन करो, सिडकुल की ज़मीन है तो सिडकुल अपनी छानबीन करेगा। तुमने मेरे पूछे बगैर कैसे करके जो है बिल्डिंग खड़ी कर दी जो है, आप बताइए। आप क्या लोग हो, आप शुभ लोग हो, आप बताओ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पूछे बगैर कैसे निर्माण हो गया। इसकी एक प्रक्रिया होती है, सरकारी प्रक्रिया के तहत काम करते, एक उस तरीके से आगे बढ़ते। सर कितनी लैंड यहाँ पर कब्जा किया? 5,000 5,500 लगभग 6,000 के 3 स्क्वायर मीटर है हमारी जो है जमीन हमारी। तो ये ठीक नहीं है, किसी को भी ये काम नहीं करना चाहिए। एक जो कानून का काम है कानूनी तरीके से करो, सरकारी काम सरकारी तरीके से करो, एकदम से इस तरीके से मत क्या करो जो है। मेरे सबसे प्रार्थना है कि उत्तराखंड में जो है इन्वेस्टर लोग आ रहे हैं और जो भी तुम्हारे अगर कोई कहता है कि मेरी ज़मीन है, वो बोलेगी भाई ठीक है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं, जिसके चलते उत्तराखंड में बारिश के साथ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इस बात को लेकर उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 9 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार है। वहीं 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज होने का अनुमान है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते कई दिनों से हरिद्वार और उधम सिंह नगर में छाए घने कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल 8 तारीख आज आपकी जनवरी की हो गई है ये, और अभी तक तो देखिए एक्टिविटी मिले नहीं, चाहे पोस्ट मानसून सीजन था या जनवरी के भी ये पहला वीक निकल गया है। और जैसे पहले बोला था कि 9 को लग रहा था कि एक सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक शायद आ सकता है, परंतु अब जो चीज़ें दिख रही है उसमें थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं है, एक्टिविटी कमी रहने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, तो इनमें तो कुछ जगहों में स्कैटर्ड एक्टिविटी, कुछ जगहों में आप ये कह सकते हैं हल्की बारिश या बर्फबारी है, वो मिल जाएगी। जहाँ तक बर्फबारी हो 3,000 मीटर या उससे ऊपर के क्षेत्रों में। लेकिन अन्य डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो थोड़ा बहुत थंडर एक्टिविटी और हल्की बारिश है, बहुत हल्की बारिश इक्का दुक्का जगहों में और जगह भी संभावना है। तो इस तरह का तो लग रहा है, लेकिन हाँ एक बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो या स्नोफॉल है आपके जो हमारी लोअर रिचेज है उस पर भी आ जाए, ऐसा लगता नहीं है। तो इसी तरह की स्थिति है। पहले भी बोला था कि 9 को है, तो थोड़ा बहुत जो एक्टिविटी है 9 को ही दिख रही है, और उसके बाद 10 से करीब मौसम वो साफ़ हो रहा फिर से। तो अभी जो फॉग आपकी जगह जो मैदानी क्षेत्रों में बनी है, कल से वो भी हट जानी चाहिए। और उसके बाद भी जो उत्तर पश्चिम हवाएं थोड़ा तेज़ हो रही दिख रही है, तो ऐसा लगता है कि फॉग आगे भी जो है उसकी संभावना फिर कम हो सकती है। तो वो देखेंगे थोड़ा, लेकिन अभी देखा जाए तो 1-2 दिन हम फॉग अभी आगे नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ है। और जो बारिश है तो वो 9 को ही है, उसके बाद मौसम फिर साफ़ हो रहा है। बाकी तापमान भी आप देख रहे हैं, अगर प्लेन वाले छोड़ दिए जाओ, जो आपका हरिद्वार और उधम सिंह नगर है वहाँ तो ठिठुरन है फॉग की वजह से, लेकिन और जगह देखेंगे तो तापमान थोड़ा जो है सामान्य से ऊपर ही है, अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान भी करीब करीब सामान्य के आसपास है, 1 से 2 डिग्री तक जो है वो भी कहीं कहीं पर ऊपर भी है। तो ऐसा ही मौसम में कहूँगा 9 तारीख के बाद भी अगर देखें तो मौसम जैसा भी चल रहा है वैसे ही चलने वाला है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा हट जाना चाहिए। बस ये कि 9 को जैसे मैंने बोला कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी तो दिख रही है,
लेकिन जैसे पहले थोड़ा लग रहा था कि शायद अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। बीते साल बरसात में पिंडर की सहायक नदी प्राणमती में बादल फटने से भारी तबाही मची थी। सोल क्षेत्र में दो बार बादल फटने से जहां एक और थराली गांव में आवासीय मकान प्राणमती के तेज बहाव में बह गए थे, वहीं बादल फटने से प्राणमती नदी के बहाव में आए मलबे के संगम पर जमा हो जाने से पिंडर नदी का वेग पूरी तरह से थम गया था और नदी ने झील का आकार ले लिया। बरसात खत्म होने के बाद नदी का जलस्तर कम तो हुआ, लेकिन पिंडर नदी में प्राणमती संगम से लेकर रामलीला मैदान तक जमा मलबा यहां नदी किनारे बसे आवासीय मकानों को खतरे की घंटी दे रहा है। जगह जगह मलबा होने की वजह से पिंडर नदी कई जगहों पर बह रही है, तो वहीं कई जगह दो भागों में बंट गए हैं, जिससे नदी किनारे बने आवासीय मकानों और दुकानों के स्वामियों को आने वाली बरसात में डर अभी से सताने लगा है। स्थानीय व्यापारियों और आवासीय मकानों के स्वामियों ने स्थानीय प्रशासन से पिंडर नदी में जमा मलबे के निस्तारण की मांग की है, ताकि आने वाले बरसात आए पहले से ही पिंडर नदी अपने पूर्वत रूप में अविरल बह सके। साल से ही 2023 से ही खतरा महसूस कर रहे हैं। हमने पहले भी आपको इसी चैनल के माध्यम से अवगत कराया था कि हमने प्रशासन को बार बार अवगत कराया था कि ये मलबा हर साल ऐसी जमा होता जा रहा है और ये जो प्राणमती का नदी का जो जल स्तर बढ़ता है हर साल, इससे ये नदी रुक जाती है। रुकने के कारण ये मलबा सारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है। हमने प्रशासन को पहले भी अवगत कराया था। इससे पूर्व ये जो 2023 जून में जो इधर गांव में जो बादल फटा, उससे जो सारा फ्लड और थराली गांव में भी वो पूरी बस्ती को बहा के ले गया। उसने पूरी पिंडर नदी को जो जब रुका तो ये सारा पानी और जो ऊपर से जो गाद है वो सारा यहाँ रुक गया है और उसके रुकने से हमारे जो पिंडर नदी का जल स्तर है ये करीब 10 मीटर उठ गया है और इससे पूरे थराली यहाँ तक कि थराली से सिमलसैंड गांव तक को पूरा खतरा। प्राणमती गदेरे में बाढ़ आने से उसने नदी का जो मुहाना था वो रोक दिया था। उससे जो है कि पिंडर नदी है पूरे जो हम तिराहा कहते हैं थराली तिराहा, वहां से लेके पूरे हमारी मंदिर बेतालेश्वर महादेव तक पूरा नदी का तल जो है कि बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कितना मलबा इस नदी में बढ़ गया है। नदी का तल बहुत ऊंचा हो गया है। इस मलबे का निस्तारण अत्यंत आवश्यक है। हम प्रशासन से कई बार मौखिक रूप से कह चुके हैं कि भाई इस पे जो है कि जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ये बड़ा एक नासूर बन जाएगा। पूरे थराली बाजार की दुकानों को मकानों को खतरा है और 2013 की जो आपदा आई थी वो पुनः इस तरीके की आपदा ना आ जाए, इसका बड़ा खतरा बना हुआ है। खतरा तो होगा। देखिए जो आवासीय मकान है उनके नीचे के जितने भी पलम पड़े हुए थे या सुरक्षा दीवारें जो थी वो सारी मलबे का ढक गई हैं। अब वो नदी का तल इतना ऊपर आ गया कि वो मकानों के लेवल पे वो आ गया है। कभी अगर बड़ी बाढ़ आती है या फिर कुछ इस तरीके की बादल फटने की घटनाएं होती है तो जरूर पूरा थराली बाजार के अस्तित्व को बिल्कुल खतरा है। इसमें राजस्व विभाग और खनन विभाग द्वारा सर्वे किया गया है और प्राणमती संगम के लिए। अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।